नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण में आज बात दुनिया के सुलगते वॉर फ्रंट्स की, जहां एक और मिडिल ईस्ट में बारूदी बारिश जारी है तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन का मोर्चा भी सुलग रहा है और अब तक तबाही की मार झेल रहा यूक्रेन अब वार कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं वो 3 अहम खबरें जिस पर आज आक्रमण में हमारी नजर रहेगी। ईरान ने पहले कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया तो अमेरिका ने जवाब देने में देर नहीं लगाया। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान की धरती पर बमबारी शुरू कर दी और ईरान ने भी अमेरिकी हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया। और इसी बीच सवाल ये उठा कि कहीं समझौते के जरिए लौट रही शांति जंग की इस आग में, जिद की इस आग में झुलस तो नहीं जाएगी। दूसरी तस्वीर होर्मुज जंग के दौरान एक अहम और संवेदनशील मुद्दा रहा है। ईरान ने होर्मुज के जरिए ही दुनिया को झुकाया, अमेरिका को घुटनों पर लाया। यहां तक कि होर्मुज के रूप में ईरान को एक ऐसा हथियार मिल गया जो किसी परमाणु बम से ज्यादा पावरफुल है, जिसके जरिए वो कभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है। यही नहीं, ईरान इस होर्मुज का मालिक भी बन बैठा। ईरान ने चेतावनी दी कि उसे इस मामले में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। और तीसरी तस्वीर, यूक्रेन बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग में झुलस रहा है। रूस जैसी महाशक्ति के सामने अदना सा देश यूक्रेन अब तक इस जंग में टिका हुआ है और हालात तो ऐसे हो गए कि यूक्रेन अपने स्वदेशी हथियारों की बदौलत रूस को चुनौती दे रहा है। यह सवाल है कि कहीं पुतिन का वार और जेलेंस्की का पलटवार तीसरे विश्व युद्ध की कहानी तो नहीं लिख रहे हैं। इस मामले में भी हम आपको बताएंगे ताजा तरीन ब्रेकिंग और अपडेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आक्रमण। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, पर्शियन गल्फ में जहाजों के लिए तय किए गए रास्ते, उसी रास्ते से जहाज को निकलना होगा। अंदर जाने वाले जहाज होर्मुज द्वीप के दक्षिण से जाएंगे, बाहर जाने वाले जहाज लार्क द्वीप के दक्षिण से जाएंगे। ईरान ने साफ कर दिया और यह भी कहा है अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उसे होर्मुज की खाड़ी में दफन कर दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा जहाज क्यों ना हो। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के हमलों का ईरान ने जवाब दिया है। ड्रोन और मिसाइल से जवाब दिया। एरोस्पेस फोर्स और नेवी ने ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की है, जिसके बाद खाड़ी में एक बार फिर से जंगी गदर शुरू हो चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बहरीन और कुवैत पर हमलों की लेबनान ने निंदा की है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन का पोस्ट सामने आया है। क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है यह हमला। लेबनान ने कहा है युद्ध रोकने और तनाव घटाने की कोशिशें कमजोर होंगी। बातचीत और कूटनीति के जरिए इलाके में शांति बनाए रखने की अपील लेबनान ने की है। यानी लेबनान साफ तौर पर कह रहा है कि कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। इजराइल जब लेबनान पर हमला कर रहा है और हिजबुल्लाह जब जवाब दे रहा है तो इससे घाटी की शांति और खाड़ी की जो स्थिरता है वो खतरे में आ जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान की सर्वोच्च धार्मिक संस्था की अपील सामने आई है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुश्तबा का आदेश मानने की अपील की है। वार्ताकारों से सर्वोच्च नेता के निर्देशों को ध्यान में रखने की अपील की है। परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता या बातचीत नहीं होगी, यह भी साफ कर दिया गया है। ईरान को कमजोर दिखाने वाले बयान देने से बचने का फरमान आया है IRGC की तरफ से और ईरानी संस्था की तरफ से। यानी सीजफायर के इस ड्रामे के बीच मिडिल ईस्ट में घमासान एक बार फिर चरम पर है। ईरान ने होर्मुज पार कर रहे जहाजों पर हमला किया तो अमेरिकी सेना ने ईरान के ठिकानों को दहलाने में देर नहीं की। तो ईरान ने भी साफ कर दिया कि होर्मुज पर उसका ही कंट्रोल रहेगा और अगर कोई दखलंदाजी हुई तो दुनिया को एक बार फिर इसका खामियाजा भुगतना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप पेजेश्कियान के दस्तखत के बाद माना जा रहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से खुल जाएगा। दावा किया जा रहा था कि अगले 2 महीने तक हॉर्मुज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मिडिल ईस्ट की फिजा में एक बार फिर से तनाव भर गया।
हॉर्मूज एक बार फिर से धमाकों से दहल उठा। अमेरिकी सेना ने शिरिक और केशम द्वीप पर जबरदस्त अटैक किए। अमेरिका ने हॉर्मूज में कमर्शियल जहाज पर हमले के जवाब में ईरान के अहम ठिकानों पर बारूदी बारिश की। ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक से पलटवार किया। अमेरिका ने हॉर्मूज के आसपास ईरानी जमीन को दहलाया। बताया जा रहा है कि हॉर्मूज गन प्रांत में फाइटर जेट की आवाजें सुनाई दे गई, जिसके बाद सिरिक के पास 3 बड़े धमाके, केशम द्वीप के पास धमाकों की आवाज सुनाई थी। अमेरिका ने मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमले किए, साथ ही सिरिक में मौजूद रेडार साइट और कम्युनिकेशन टावर पर हमले किए। केशम द्वीप से सिरिक की दूरी महज 95 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि हॉर्मूज में मौजूद ईरान के सबसे बड़े द्वीप केशम द्वीप की सुरक्षा के लिए सिरिक बेहद जरूरी है। दरअसल ये हॉर्मूज स्ट्रेट में एंट्री के ठीक मुहाने पर मौजूद है। यह ईरान का मजबूत संचार नेटवर्क स्थापित है। यह मौजूद संचार और रेडार नेटवर्क के जरिए ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी पर ईरान हर वक्त नजर रखता है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के साथ हुए समझौतों के साथ सभी पहलुओं का पालन हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन का टारगेट अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत थे, लेकिन अमेरिका ने सभी ड्रोन आसमान में ही तबाह कर दिए। नौसेना के फाइटर जेट्स और डिस्ट्रॉयर ने इन्हें इंटरसेप्ट किया। अमेरिकी सेना की कार्रवाई के विरोध में ईरान ने भी एक्शन लिया। आईआरजीसी ने कुवैत और बहरीन पर ड्रोन और मिसाइल फायर किए। दावा किया जा रहा है कि इससे अमेरिकी सैन्य बेस को नुकसान हुआ। हालांकि अमेरिका ने इस नुकसान से इनकार किया। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि अगले 30 दिनों तक हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी दखल अंदाजी का या एक तरफा कार्रवाई से इसे फिर से खोलने में देरी होगी। पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक बगदाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरागची ने कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरीके से ईरान की निगरानी और मैनेजमेंट के तहत रहेगा और सभी रुकावटें दूर होने के बाद इस रास्ते की पूरी क्षमता बहाल कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अरागची ने साफ तौर पर कहा कि समझौते के तहत पूरी तरह से साफ हो गए हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट की जिम्मेदारी ईरान की है और इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी से हॉर्मूज खोलने में और ज्यादा देरी होगी। अब्बास अरागची ने मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान के जवाबी हमलों के बाद
खाड़ी देशों को शामिल करते हुए रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के लिए बने नए फ्रेमवर्क में किसी भी बाहरी देश की दखलंदाजी रोकने में मदद मिल सकती है। इस बीच ईरान ने खरमूज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए ऐलान किए। ईरान की मीडिया के मुताबिक फारस की खाड़ी में जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते तय करने की घोषणा की गई। बताया जा रहा है कि अंदर आने वाले जहाजों को हॉर्मूज द्वीप के दक्षिण से गुजरने के निर्देश दिए गए, जबकि बाहर जाने वाले जहाज लारक द्वीप के दक्षिण से गुजरने को कहा गया। हॉर्मूज में जहाजों पर हमले, विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी और जहाजों की जारी नए निर्देश अनुसार साफ है कि हॉर्मूज में फिलहाल हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका कमर्शियल जहाजों को सुरक्षा देने के लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि हॉर्मूज का किंग ईरान ही है। ऐसे में अमेरिकी सेना की कार्रवाई इस क्षेत्र में जंग की आग एक बार फिर से और तेजी से भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राष्ट्रपति ट्रंप पर जो बाइडेन जो आरोप लगाया था उस पर जवाब आया है और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अब ईरान और अमेरिका आगे क्या करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर बहुत जोरदार हमला बोला है। जो बाइडेन ने कहा है कि राष्ट्रपति पद से कमाई की है डोनाल्ड ट्रंप ने और व्हाइट हाउस लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर कमाए हैं। पैसा कमाना ही डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की सिर्फ एकमात्र वजह है, सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है। बाइडेन के इस हमले से अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ गया है। इधर मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज कर अमेरिका ने अपने लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर लिया। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया, अमेरिका के सैन्य संसाधनों को तबाह किया, आर्थिक नुकसान हुआ, घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ी और अब उसकी अर्थव्यवस्था की नींव भी हिल रही है। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुई जंग में भले ईरान को नुकसान उठाना पड़ा हो, उसकी हजारों इमारतें तबाह हो गई हो, सैन्य संसाधन बर्बाद हो गए, तेल और गैस के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वास्तविक नुकसान तो अमेरिका को ही उठाना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप की साख पर सवाल उठ गए हैं। उनकी अपील पर नेटो देश मदद के लिए आगे नहीं आए। मित्र देशों के हिफाजत के लिए की गई उनकी तैयारियां नाकाम साबित हुई और अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों में से एक यानी पेट्रो डॉलर व्यवस्था हिलने जा रही है। तेल बेचने वाले देशों की संस्था यानी ओपेक में एक और टूट हो सकती है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद इराक भी इससे बाहर निकल सकता है। इराक चाहता है कि ओपेक उसे 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन बेचने की छूट दे। उसे फिलहाल 4 मिलियन बैरल तेल ही रोजाना बेचने की इजाजत है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार इराक तेल बेचने के लिए ओपेक के कोटे में बढ़ोतरी चाहता है और अगर ये बढ़ोतरी नहीं होती है तो वो खुद को इस संस्था से बाहर निकाल सकता है। इराक सरकार के प्रवक्ता हैदर अल अबूदी का कहना है कि इराक सरकार ने 7 मिलियन बैरल तेल उत्पादन का लक्ष्य रखा है, यानी इराक आने वाले समय में 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन बेचना चाहता है। इराक अपनी पूरी तेल निर्यात क्षमता को बहाल करने के लिए काम कर रहा है।
उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा तेल बेचना है, जिससे इकॉनमी में तेजी आए। ओपेक के कोटे से फिलहाल इराक को 4 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन बेचने की इजाजत है। यह आंकड़ा ईरान युद्ध से पहले का है। ईरान युद्ध के दौरान इराक सिर्फ 1 मिलियन बैरल तेल रोज बेच पाया, जिसकी भरपाई अब इराक कोटा बढ़ाकर करना चाहता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण इराक की अर्थव्यवस्था पर दबाव है। इराक के राजस्व का मुख्य स्रोत तेल ही है, जो होर्मुज के बंद रहने के कारण नहीं बिक पाया। हालांकि इराक की कोशिश अब इसको सुधारने की है। खबर है कि कुछ दिन पहले इराक के प्रधानमंत्री ने बगदाद में निवेश और तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिए। इराक ओपेक का संस्थापक सदस्य देश है। ओपेक की पहली बैठक इराक की राजधानी बगदाद में हुई। इराक ओपेक का मजबूत सदस्य माना जाता है। इराक अगर इस संस्था से बाहर निकलता है तो इसकी एकता को झटका लग सकता है, क्योंकि पहले तेल उत्पादन के मुद्दे पर संयुक्त अरब अमीरात इससे बाहर जा चुका है। ओपेक से इराक के बाहर निकलने से तेल की कीमतों में कमी आ सकती है, क्योंकि तेल उत्पादन जैसे ही बढ़ेगा बाजार में दबाव होगा। ये सऊदी और ओपेक के अन्य सदस्यों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा ओपेक से कुछ और देश बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र तरीके से तेल बेचना देश हित में उनके लिए फायदेमंद है। ओपेक से यूएई और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के अलग होने से अमेरिका को फायदा नुकसान दोनों होगा। बात करें फायदे की, तो वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को सस्ता तेल गैस मिलेगी। इसके अलावा ओपेक की तेल की कीमतों पर मनमानी करने की ताकत कम होगी, जिससे अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। यूएई को ओपेक से हटना उसे अमेरिका की रणनीतिक और कूटनीतिक नीतियों के करीब लाता है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा राजनयिक समर्थन है। हालांकि इससे अमेरिका को नुकसान होगा। यूएई और इराक के ओपेक से हटने पर अमेरिका की पेट्रो डॉलर व्यवस्था और वैश्विक वित्तीय वर्चस्व को चुनौती मिलेगी। दरअसल साल 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत वैश्विक तेल का व्यापार केवल अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। इस व्यवस्था को पेट्रो डॉलर कहते हैं। यूएई और इराक के ओपेक से हटने पर तेल का कारोबार डॉलर की जगह दूसरी करेंसी जैसे युआन या यूरो में शुरू हो सकता है। ओपेक के कड़े नियमों से आजाद होने के बाद यूएई और इराक अपनी स्वतंत्र ऊर्जा नीति अपना रहे हैं। यूएई पहले से ही चीन के साथ चीनी युआन तेल के व्यापार को लेकर बातचीत कर रहा है। अगर ये दोनों देश अमेरिकी डॉलर को छोड़कर अन्य मुद्राओं में तेल बेचना शुरू करते हैं, तो पेट्रो डॉलर का एकाधिकार टूट जाएगा। दुनिया भर के देशों को तेल खरीदने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर रखने पड़ते हैं। जब यूएई और इराक जैसे तेल बड़े निर्यातक गैर डॉलर मुद्राओं में तेल स्वीकार करेंगे, तो वैश्विक स्तर पर डॉलर की मांग में भारी कमी आएगी। मांग घटने से अमेरिकी डॉलर की कीमत और उसकी मजबूती कमजोर होगी। पेट्रो डॉलर व्यवस्था का बड़ा नियम है कि खाड़ी देश तेल बेचकर कमाए डॉलर को वापस अमेरिकी बैंकों, ट्रेजरी बॉन्ड और अमेरिकी संपत्तियों में निवेश करते हैं। इसे पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कहते हैं। अगर यूएई और इराक ओपेक से बाहर होकर डॉलर में व्यापार कम करते हैं, तो अमेरिका को मिलने वाला ये भारी वैश्विक निवेश रुक जाएगा, जिससे अमेरिकी इकॉनमी पर कर्ज का संकट बढ़ सकता है। फिलहाल तेल का व्यापार डॉलर में होने के कारण अमेरिका किसी भी देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है। यूएई और इराक के ओपेक से हटने और स्वतंत्र रूप से गैर डॉलर व्यापार करने से वैश्विक ऊर्जा लेन देन पर अमेरिका का वित्तीय नियंत्रण कमजोर होगा। साफ है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट के अलावा यूरोप में भी वॉर फ्रंट धधक रहा है। यूक्रेन की जमीन बीते 4 साल से ज्यादा समय से रूसी बारूद की बारिश झेल रही है, लेकिन अब जंग की आग रूस के दामन को भी जला रही है। अब तक जंग की मार झेल रहे यूक्रेन ने रूस को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है, और अब यूक्रेन के स्वदेशी हथियार रूस में जबरदस्त तबाही मचा रहे हैं।
रूस का वोल्गोग्राद आसमान छूती आग की लपटें। धमाकों की खौफनाक आवाज और तबाही बेहिसाब। ये हालात हुए हैं बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग में झुलस रहे यूक्रेन के पलटवार से। आग की लपटों ने क्रेमलिन को कपा दिया, पुतिन को टेंशन में डाल दिया। यूक्रेन की स्वदेशी FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलें आसमान से चील की तरह झपटती हैं और रूस के टाइटन बैरिकेड्स प्लांट को निशाना बनाया गया। फ्लेमिंगो के वार से तबाही का ऐसा मंजर सामने आया कि दुनिया टहल गई। लोहे की मोटी मोटी दीवारें भी मोम की तरह पिघल गईं। रूसी रडार धरे के धरे रह गए और यूक्रेन के अचूक बाड़ों ने सीधे रूसी युद्ध मशीनरी को दहला दिया। वोल्गोग्राद का टाइटन बैरिकेड्स प्लांट कोई मामूली कारखाना नहीं था, बल्कि ये एक अजेय किला था, जहां से यूक्रेन के शहरों को खंडहर बनाने वाले हथियारों की खेप निकलती है। खूंखार आर्टिलरी और मौत बांटने वाले मिसाइल लॉन्चरों के पुर्जे बनाए जाते थे। पुतिन की सेना इस फैक्ट्री को अभेद्य किला मान रही थी, लेकिन यूक्रेन की स्वदेशी फ्लेमिंगो मिसाइलों ने न केवल उनका भ्रम तोड़ा, बल्कि फैक्ट्री को भी बहुत भारी नुकसान बनाया। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया और स्वेस्तोपोल में जबरदस्त हमले किए थे। लगातार ड्रोन हमलों के बाद इमरजेंसी लागू कर दी गई। हमलों से ईंधन सप्लाई, बिजली व्यवस्था और लॉजिस्टिक नेटवर्क प्रभावित हुए। रूस ने माना कि एयर डिफेंस सभी हमले नहीं रोक सके। रूसी प्रशासन के मुताबिक हाल के दिनों में यूक्रेन ने क्रीमिया में ईंधन भंडार, ऑयल फैसिलिटी और लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बनाया। इससे कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर आम लोगों को पेट्रोल मिलना बंद हो गया। बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। पर्यटकों के लिए गर्मियों के कैंप तथा पर्यटन गतिविधियां रोक दी गई। खबरों के मुताबिक रूसी अधिकारियों ने माना यूक्रेनी हमलों के कारण कैच ब्रिज के जरिए ईंधन और दूसरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हुई। ये पुल रूस और क्रीमिया के बीच सबसे अहम संपर्क मार्ग माना जाता है।
सुरक्षा कारणों से इस रास्ते से कई तरह की सप्लाई सीमित करनी पड़ी। इसी बीच रूस के अहम सहयोगी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने साफ कहा कि अगर बेलारूस को युद्ध में खींचने की कोशिश न की गई तो यूक्रेन को इसके भीषण परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने फिर कहा कि बेलारूस यूक्रेन के खिलाफ सीधे युद्ध नहीं चाहता। फिलहाल यूक्रेन के बढ़ते कदम बता रहे कि ज़ेलेंस्की किसी भी तरह झुकने की मूड में नहीं, बल्कि वो पुतिन को भी तबाही का ही वही दर्द महसूस करवाना चाहते हैं जो वो खुद बीते 4 साल से ज्यादा समय से झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बड़ी खबर इस वक्त रशिया से आ रही है। मॉस्को की एक इमारत पर रूसी एयर डिफेंस यूनिट नजर आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये वीडियो सामने आया है। मॉस्को के ऊपर जिस तरह से हमले शुरू किए हैं यूक्रेन ने, उसके बाद से मॉस्को के सुरक्षा को लेकर जो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं उसकी तस्वीर है। रूस की इमारतों पर एयर डिफेंस यूनिट इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि यूक्रेनी मिसाइल और यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया जा सके। बड़ी खबर आ रही है, रूस के वोल्गोग्राद में टाइटन बैरिकेड्स प्लांट पर हमला हुआ है। हमले का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी किया है। यूक्रेन ने रूस के प्लांट पर 3 मिसाइलों से हमला किया है। रूसी डिफेंस सेक्टर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है और दोनों तरफ से हमले की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। देखिए तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह से मिसाइल से अटैक किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। एक तरफ जेलेंस्की की जिद है, दूसरी तरफ पुतिन का प्रचंड वार है और इस बीच दोनों तरफ से वार पलटवार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। अब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं तो रूस के वोल्गोग्राद टाइटन बैरिकेड्स प्लांट पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है। दोनों तरफ से हमले का दौर लगातार जारी है। हमले का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन ने रूस के प्लांट पर 3 मिसाइलों से हमला किया है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।